हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरस डिजिटल। माय नेम इज गौतमी नायर और आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इंडिया भी पार्ट है एंड इट्स नेम इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि क्या है नैम आज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पीछे है एक वर्ल्ड मैप एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कलर्स। पहला कौन सा है? येलो में। एंड येलो में द कंट्रीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें आते हैं द वेस्टर्न नेशंस जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज एंड एज वेल एज यूएसए। और उसके बाद आते हैं सेकेंड वर्ल्ड, जिसका मेन हेड रहता है द यूएसएसआर। आपको याद होगा हमने पढ़ा है कोल्ड वॉर के चैप्टर में, इवन इन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आल्सो वी हैड स्टडीड अबाउट द टसल बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। देयरफॉर यूएसए क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। और यूएसएसआर और इनके जो कंट्रीज है, इनका जो अलायंस है, जो कि क्या होता है? वॉर्सो पैक्ट, है ना। वॉर्सो पैक्ट बनाती है यूएसएसआर और इन कंट्रीज को टुगेदर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द सेकेंड वर्ल्ड। और इन दोनों वर्ल्ड के अलावा, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड के अलावा, देयर इज अनदर वर्ल्ड जिसका क्या नाम है? थर्ड वर्ल्ड। और ये वो कंट्रीज हैं जो कि 1945 के बाद डीकोलोनाइज हुए थे। तो उसमें हमारा भी कंट्री है, इंडिया इज देयर। सो यू कैन सी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, यानी कि साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है एंड इवन दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर आल्सो देयर। तो उसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो कि अब क्या है? आसियान कंट्रीज जो हैं, ये भी 1940s 50s 60s उस टाइम पीरियड में ये कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम द कॉलोनियल रेजिम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। और इन सब कंट्रीज को जो कंट्रीज दिए हैं ग्रीन में, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने जो है ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, यूएसए और यूएसएसआर के टाइम पीरियड में, यूएसए और यूएसएसआर के टसल के टाइम पीरियड में बनाया अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस के रूप में शुरू हुआ था बिटवीन हूम? एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने। ये कौन से कंट्रीज हैं? ये वो कंट्रीज हैं जो कि 1940s के दौरान डीकोलोनाइज हो रहे थे। they were in the process of getting decolonized from the European nations। और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड किया जिसका नाम क्या है? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपको आता है इन योर सीयूईटी एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में कि नैम को सबसे पहले क्या बुलाते थे, तो इट वाज कॉल्ड एज द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। और ये हुआ था इंडोनेशिया में, और एक सिटी जिसका नाम है बांदुंग। Therefore, this Asia Africa Conference is also called as the Bandung Conference as well, जो कि हुआ था इंडोनेशिया में इन द टाइम पीरियड ऑफ 1955। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इवन द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ था? बांदुंग कॉन्फ्रेंस और द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस इन द पीरियड ऑफ 1955। और यहाँ पे जो है जितने भी लीडर्स आए थे, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन लीडर्स थे, कौन कौन उनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो वो जो लीडर्स थे, दे केम आउट विथ 10 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 10 प्रिंसिपल्स थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, वॉर की तरफ नहीं जाएंगे, वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स पीस एंड सॉलिडारिटी अमंग द नेशंस। तो ऐसे करके दे मेड सम 10 प्रिंसिपल्स जो कि दे अडॉप्टेड ड्यूरिंग दिस बांदुंग कॉन्फ्रेंस। और उसी वजह से इन 10 प्रिंसिपल्स को बांदुंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। नाउ दीज इंफॉर्मेशन is not given in your NCERT, but I believe कि आपको CUET के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। और जब भी आप बोर्ड एग्जाम में भी इस आंसर को अटेम्प्ट करें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है नैम में, स्पेशली अगर वो 6 मार्कर का रहता है या फिर 4 मार्कर का रहता है, तो याद रखिए व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग अबाउट नैम, इंट्रोडक्शन में डू मेंशन कि एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस था या फिर बांदुंग कॉन्फ्रेंस था, जो कि कब हुआ? 1955 के टाइम पीरियड में। नाउ फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया was one of the pioneers into starting this alliance or starting this movement, that is NAM। और इंडिया के अलावा और कौन से कंट्रीज थे? इट वाज इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया। मुझे बताइए कि यूगोस्लाविया के बारे में हमने कोल्ड वॉर में क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी है? नो, वी हैव स्टडीड अबाउट अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर में हमने यूगोस्लाविया का देखा था कि क्या हाल हुआ था। सो टेल मी
कि दैट व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ यूगोस्लाविया इन द कॉमन सेक्शन। और इसके अलावा इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया भी जो है इसी टाइम पीरियड में, सॉरी, इसी टाइम पीरियड में ही इंडिया के साथ ही दे ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस। तो उसी दौरान जो है दे डिड नॉट वांटेड टू ज्वाइन द नेटो which was led by USA and they did not wanted to join USSR pact जो कि क्या था, वॉर्सो। और इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की एक मूवमेंट चालू की, एक खुद का एक अलायंस चालू किया एंड दैट इज कॉल्ड एज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई एम नॉट मेंशनिंग ऑल द 10 प्रिंसिपल्स क्योंकि ये आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे जो है स्लाइड में कुछ प्रिंसिपल्स को मेंशन किया है और बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 10 प्रिंसिपल्स हैं, वो आप मेरे नोट्स में से ले सकते हैं। और नोट्स का जो पीडीएफ है वो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड इस ही वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस ऑल माय नोट्स एज वेल। तो यहाँ पे लेट मी रीड आउट एटलीस्ट 4 ऑफ देम। ठीक है, सो रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फॉर द पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो नाम है इनका खुद का कोई चार्टर या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया नहीं है। सो व्हाटएवर charter, whatever principles United Nations follow, even NAM follows the same. Second, respect for the sovereignty and the territorial integrity of all nations. ठीक है, recognition of equality of all races and of the equality of all nations, large and small. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इसलिए किए गए हैं बिकॉज इफ यू सी दीज कंट्रीज, यहाँ पे काफी ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाइट्स लेके आए थे, यानी कि वेस्टर्न नेशंस जो हैं व्हेन दे कॉलोनाइज्ड दीज कंट्रीज, जैसे कि घाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इवन इन इंडिया, यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। व्हाट डिड दे कॉल देमसेल्व्स? व्हाई वर दे कॉलोनाइजिंग अस? बिकॉज दिस इज समथिंग ऑफ द व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि दैट दे आर कॉलोनाइजिंग अस एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सिविलाइजिंग अस। सो दिस इज द वर्ड विच दे यूज कि ये हमारा बर्डन है, ये व्हाइट्स का बर्डन है कि वो हमको कॉलोनाइज कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो हमको सिविलाइज कर सके। तो इसी वजह से ये दोनों प्रिंसिपल्स आए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल nobody, absolutely nobody has a control over their land. That is the reason what they are talking about, respect for the sovereignty and equality of all the races. ठीक है, next, abstention from intervention or interference into the internal affairs of another country. Now abstention का मतलब क्या होता है कि that कभी भी अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो अगर किसी भी इंटरनल अफेयर्स पे कोई भी एक इशू रेस होता है किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है और दैट हैज बीन रेज एट एन इंटरनेशनल लेवल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, तो वहां पे यू आर नॉट गोइंग टू वोट अगेंस्ट अस, यू आर गोइंग टू एब्सेंट, एब्सटेंशन आप लगाएंगे, यानी कि आप हमारे खिलाफ कभी भी वोट नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इनटू सच मैटर्स इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। यानी कि क्या फॉलो हो रहा है? बेसिकली दे आर फॉलोइंग व्हाट? सोवरेनिटी, यानी कि हम, यानी कि बाकी जो कंट्रीज हैं, बाकी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मुझे आप बताइए कि ये प्रिंसिपल्स हमने पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी कहीं पढ़ा है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू। ठीक है, तो वो मुझे आप बताइए कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऐसे ही रिजेंबल, इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ रिजेंबलेंस करते हैं। ठीक है, तो वो जो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैंने आप एक पिक्चर लगाई है इन माय नोट्स। अगेन मैंने इनका भी छोटे छोटे उसमें पैराग्राफ्स में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं अबाउट जवाहरलाल नेहरू, अबाउट ख्वाने नुक्रुमा ऑफ घाना, गमाल अब्देल नज़ीर ऑफ इजिप्ट एंड अहमद सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। सो सुकार्नो जो थे वो हमारे जो सबसे पहला जो रिपब्लिक डे था 1950 में, हम हमारा जो सबसे पहला 26 जनवरी को हमारा जो रिपब्लिक डे था उसके चीफ गेस्ट भी रहे हैं सुकार्नो इंडोनेशिया से। एंड यूगोस्लाविया के लीडर थे जोसेफ ब्रोज टीटो। तो ये थे पांच हैं ये यहाँ पे, तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं नैम के। और उसके अलावा एट प्रेजेंट देयर आर 121 कंट्रीज। हम आगे देखेंगे कि कौन सा नया नेशन जुड़ा है नैम के साथ, बट एट प्रेजेंट हमारे पास 121 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर 121 कंट्रीज ओनली इन दी नैम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दैट व्हाई इंडिया वाज प्रपोजिंग नैम एंड व्हाई बेसिकली नैम वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर। ठीक है, क्यों इंडिया
ज्वाइन किया या फिर क्यों इंडिया ने नैम बनाया, क्यों इंडिया ने वॉर्सो पैक्ट नहीं ज्वाइन किया या फिर नेटो ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहले है कि दैट नैम जो है इंडिया का कोई नेगेटिव पॉलिसी नहीं था और कोई पैसिव पॉलिसी भी नहीं था। नेगेटिव यानी कि इट डजंट मीन कि दैट इंडिया डिड नॉट वांटेड टू एक्टिवली एंगेज विद कंट्रीज। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दैट इंडिया वाज अ क्लोज सोसाइटी, नहीं, बल्कि इंडिया एक्टिवली सारे कंट्रीज के साथ इंगेज करना चाहता था टू ट्रेड, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल। और इसी वजह से इट इज सेड कि दैट इट इज नॉट पैसिव, यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट था। मैंने नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया है कि दैट नैम कोई फ्लीइंग अवे पॉलिसी नहीं था, यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशन से या फिर इंटरनेशनल इशू से हम भाग नहीं रहे थे, हम एक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे। बस वी वर नॉट चूजिंग एनी साइड, वी वर हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज, और इसी वजह से हमने नैम को फॉलो किया था। यहाँ पे क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया एक्टिवली इंटरवीन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर में पढ़ा है अबाउट द कोरियन वॉर। तो कोरियन वॉर में इंडिया के तरफ से कई सारे डिप्लोमेट्स गए थे, जैसे कि एक डिप्लोमेट का नाम है के.एम. पनिकर। तो ऐसे कई डिप्लोमेट्स गए थे कोरिया में, and they had actively intervened, they have actively mediated between USA and USSR during the Korean War, ताकि जो कोरियन वॉर है वो उसको डी-एस्केलेट कर सके, वो उसको नीचे ला सके, क्राइसिस को नीचे ला सके। तो ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स थे जिसमें इंडिया ने एक्टिवली इंटरवीन किया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब क्या है, इट एक्टिवली एंगेज्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन विच वर नॉट पार्ट ऑफ द अलायंस। तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसके साथ एक्टिवली इंडिया ने एंगेज किया था, दैट वाज यूएन। ठीक है, हम आगे यूनाइटेड नेशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। 1945 में जो है यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड, और 1945 में ही इंडिया हैड ज्वाइन। तो इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ना तो यूएसए के साइड थे ना तो यूएसएसआर के साइड थे, तो उनके साथ इंडिया ने एक्टिवली इंगेज किया था। नाउ लास्ट, नॉन अलाइनमेंट पोस्चर also served India's interest। अब हम आगे देखते हैं कि that how did NAM served India's interest। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं मैंने 2 पॉइंट्स। Now it served India's interest because India can easily take what independent decisions। NAM क्यों बनाया गया? Because it was somewhat the voice of the third world countries। हमको किसी भी पावरफुल फोर्सेस के साथ ज्वाइन करने की, यानी कि जो बिग पावर्स थे 1940s के बाद, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमको किसी के साथ साइड लेने की जरूरत नहीं थी। एक पावरफुल फोर्स जो है जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे क्रिएट करना चाह रहे थे। ही अंडरस्टूड कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है 1940s में काफी तेजी से बढ़ गया है। तो इंडिया के अलावा जैसे मैंने बताया मैप में कि एशियन कंट्रीज भी थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी थे, और यहाँ पे लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज भी थे। तो एक साथ दे मेक अ वेरी बिग एंड अ वेरी पावरफुल फोर्स, और उसी वजह से उनको लगा कि हमको किसी और बिग पावर की जरूरत नहीं है, हमको किसी की भी साइड लेने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया प्रेशराइज्ड ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, क्योंकि 1940 से यानी कि 200 साल तक इंडिया वाज अंडर सम अदर रेजिम, अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी। तो वो उनको ये समझ में आ गया कि दैट अब 1940s के बाद हमें किसी का भी साइड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही वाज अगेंस्ट व्हाट, ही वाज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। और हम एक और वर्ड पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर यूएस हेजेमनी के बारे में, दैट इज नियो कॉलोनियलिज्म। हमारे उस टाइम के जो डिप्लोमेट्स थे और लीडर्स थे, दे वर वेरी विजनरी इन देयर अप्रोच। उनको ये चीज समझ में आई कि दैट नियो कॉलोनलाइजेशन और नियो कॉलोनियलिज्म, उनको ये चीज समझ में आई कि दैट 1940s के बाद में बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर देयर इज समवॉट अ टेंडेंसी ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म व्हिच वाज हैपनिंग। यानी कि आज भी यूएसए और यूएसएसआर जो है कहीं ना किसी तरीके से अलायंस के थ्रू कॉलोनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश व्हाट, हेजेमनी।
यानी कि पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. एंड दिस इज नथिंग बट नियो कोलोनियलिज्म, यानी कि एक नया तरीके का कोलोनियलिज्म उभर के आ रहा था. एंड आवर लीडर्स अंडरस्टूड दिस, एंड दैट इज द रीजन दे डिड नॉट साइड विद any country, and that is the reason they forwarded the idea of non-alignment movement. अब next है, India was able to balance one superpower against the other. है ना. इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप, अगर आप पीएचडी भी करते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में, दिस इज समथिंग विच यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पावर. पूरा गेम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का बैलेंस ऑफ पावर का रहता है. अगर आज भी यूएसए ने हमारे ऊपर अगर टैरिफ लगाए हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस विथ रशिया. हमेशा ऐसा ही होता है. इवन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर इंडिया को लग रहा है कि दैट पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सेस बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक एक्सेस बना रहा है, देन इंडिया is going to maintain the balance of power in the region by aligning with Russia. हमेशा ऐसे ही होता है. हमेशा बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे भी नैम की वजह से अगर इंडिया को लग रहा है कि दैट यूएसएसआर हमारी मदद नहीं कर पा रहा है, तो देन वी आर गोइंग टू बैलेंस इट विद ज्वाइनिंग और विद अलाइनिंग विथ यूएसए. अगर हमें लग रहा है कि हमें यूएसए के साथ फायदा नहीं हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू अलाइन विथ यूएसएसआर. तो ये अगर आपको लग रहा होगा कि काफी अनएथिकल है, नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में नथिंग इज अनएथिकल बिकॉज यू आर serving what? You are serving your nations or national interest. Okay, so it was able to what? Balance one superpower against the other. It could tilt from one superpower to the other. तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे नेशन या फिर नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वी वर एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर विथ अनदर. अब यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, जब हम कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. तो हम देखते हैं अब क्या है. तो यहाँ पे जो है काफी स्कॉलर्स ने, स्पेशली वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जो है हमको क्या बुला लिया, हमको बोल दिया भाई कि आप लोग हैं अनप्रिंसिपल्ड. देखिए जरा, वेस्ट हमको बोल रहा है दैट वी आर अनप्रिंसिपल्ड बिकॉज वी रिफ्यूज टू टेक एनी स्टैंड्स ना. एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ. something called as there is something called as यूरोसेंट्रिज्म. हो सकता है कि आपको ये आ गया है, बट जब आप कॉलेज में जाएंगे ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूरोसेंट्रिज्म. वेस्ट की क्या आदत रहती है कि दैट वेस्ट जो बोल रहा है या जो वेस्टर्न स्कॉलर्स बोल रहे हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, वही सच है, वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है. और जब कोई भी आइडिया या फिर सारी चीजें जब यूरोप के सेंटर में चलती, यानी कि वेस्ट के सेंटर में चलती है, इसको बोलते हैं हम यूरोसेंट्रिज्म. तो वो जो आइडिया है, मैंने अभी जो आपको बताया क्रिटिसिज्म की, दैट इंडिया इज अनप्रिंसिपल्ड, ये किसने कहा? ये हमको वेस्टर्न नेशंस बोल रही थी, तो हम क्यों सुने भाई इनकी बात. तो यूरोसेंट्रिज्म ये आज भी चलता है. अगर आप अभी देखेंगे, यूएस ने हमारे ऊपर क्या लगाए हैं? टैरिफ्स लगाए हैं. क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते हैं. और एस जयशंकर ने बहुत पहले, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब ये चीज कही थी उन्होंने कि दैट व्हेन वेस्ट हैज एनी प्रॉब्लम, इट थिंक्स दैट इट्स द प्रॉब्लम ऑफ एंटायर वर्ल्ड. और अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन दैट्स ओनली योर प्रॉब्लम. तो जब कश्मीर इशू आया था 1940s में, यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया था, रशिया यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था ऑन द यूनाइटेड नेशंस पैनल. व्हाई? बिकॉज यूएसए अलाइंड था तब पाकिस्तान के साथ. तो यूएसए ने यहाँ पे क्या देखा? यूएसए सॉ इट्स ओन इंटरेस्ट. तो भाई हम अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देखेंगे? तो आज भी एस जयशंकर ने यही बोला है कि दैट लेट यूएसए पुट टैरिफ्स बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया. हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि दैट वी नीड ऑयल, और अगर हमको ऑयल चीपर प्रोवाइड कर रहा है रशिया, देन वी आर गोइंग टू डेफिनेटली इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया. तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है. और कुछ भी यहाँ पे आप कुछ भी अगर बोलेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर रिलेशनशिप विथ रशिया. सो दिस इज द क्लियर स्टैंड वी टुक. बट ऐसा नहीं है कि दैट हम यूएसए के एनिमी है, नहीं है.
यूएसए के साथ हमारे अलग से ट्रेड डील्स चल रहे हैं. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड कि दैट वी आर एबल टू बैलेंस दी पावर. अगर हमको लग रहा है कि हमारा फायदा यूएसए के साथ है इन रिलेशंस विद ट्रेड, वी आर गोइंग टू ट्रेड विद देम. अगर हमको चीप ऑयल मिल रहा है रशिया से, वी आर गोइंग टू टेक द चीप ऑयल फ्रॉम देम. ठीक है. द नेक्स्ट इज कि दैट इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971. ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी में, या फिर आपको बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन हुई थी. तो ऑप्शन में हो सकता है अगस्त 1971, मई 1971, सितंबर. तो आपको जो है मंथ भी याद रखना है कि अगस्त में हुआ है 1971 में विथ यूएसएसआर फॉर 20 इयर्स. अब यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया वेस्ट को बोलने के लिए कि भाई देखिए, आप तो बोल रहे थे अब नॉन अलाइंड है, फिर आपने जो है 20 साल का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्यों साइन किया. अब आप देखिए 1971 में हमारा हुआ था इंडो पाक वॉर, है ना. और यहाँ पे वी हेल्प ईस्ट पाकिस्तान टू लिबरेट एंड फॉर्म व्हाट, बांग्लादेश. इस टाइम पीरियड में डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट मिला था यूएसए को फ्रॉम पाकिस्तान को फ्रॉम यूएसए. व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान हैड अलाइंड विद यूएसए और उन्होंने उनका जो अलायंस है वो भी ज्वाइन किया था. ठीक है. सीएटो उन्होंने ज्वाइन किया था. ठीक है. ये हमने कोल्ड वॉर के चैप्टर में पढ़ा है. सीएटो और सेंटो जो है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस, ये दो अलायंस ग्रुप्स भी यूएसए ने निकाली थी फॉर दी सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड फॉर दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो पाकिस्तान ने जो है यूएसए को ज्वाइन किया था. तो इंडिया के पास देयर वाज नो अदर चॉइस बिकॉज मिलिट्री सपोर्ट हमको मिल रहा था फ्रॉम यूएसएसआर. देन यूएसएसआर एक्टिवली सपोर्टेड and actively gave us the defense equipments with which we were able to defeat Pakistan in the 1971 war, and we liberated East Pakistan and Bangladesh was formed in this process. तो इसी वजह से, इसी strategic reason के वजह से हमने 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यूएसएसआर के साथ साइन किया था. तो ये जो दो क्रिटिसिज्म है, हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में अगर लिखने के लिए आता है नैम के बारे में, स्पेशली इन 6 मार्कर्स, तो ये दोनों क्रिटिसिज्म आपको मेंशन करना जरूरी है. बट मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों क्रिटिसिज्म इतने वैलिड या फिर स्टैंड करते हैं. ठीक है. ये वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है हमारे पॉलिसीज के खिलाफ. अब हम देखते हैं कि दैट आज के टाइम पीरियड में भी क्या नैम रेलेवेंट है कि नहीं. बिकॉज अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम आ गए 2025 में. 1991 में जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर एंडेड, यूएसए का हेजेमनी शुरू हो गया. तो क्या आज भी हम कह सकते हैं कि क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या रेलेवेंट है कि नहीं है. मे बी द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट उनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे, उनके जो कोर आइडियाज थे, वो आज भी हमारे बीच में रेलेवेंट है. तो लेट मी रीड आउट सम ऑफ देम. सबसे पहले recognition to the decolonized countries and to become a powerful force by coming together. ठीक है. Why? Because NAM became the voice of the third world countries. है ना. तो एक पावरफुल फोर्स आए, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एक साथ आए. सेकेंड, नीड नॉट बिकम फॉलोवर्स ऑफ बिग पावर्स. मैं बोल चुकी, आप इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको यूएसए या यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करने की. और आज भी ऐसा है दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली टेक स्टैंड्स. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो आइडिया है वो आज भी जिंदा है. आज भी इफ यू सी, यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री, रशिया इज अ पावरफुल कंट्री, बट आज भी ये जरूरी नहीं है दैट इवन इफ यू आर अ स्मॉल कंट्री यू हैव टू अलाइन विद देम एवरी टाइम, है ना. एंड थर्ड, democratize the international system by thinking about an alternative world order. Because क्या हुआ, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड कैसा था, वर्ल्ड हो गया था बाइपोलर, है ना. हमने क्या पढ़ा था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी हमने पढ़ा था. तो 1945 से लेकर 1991 तक क्या था, वर्ल्ड बाइपोलर था. उसके बाद क्या आता है, 1991 से लेके लगभग आप बोल सकते हो 2010 तक, आसपास तक, यू कैन से व्हाट, इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि यूएसए का डोमिनेंस था. यूएसए वाज अ हेजेमन इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और आज हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी, जहां पे अगर हम
पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जहाँ पे चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, इवन इंडिया इज समवॉट एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर नाउ। तो आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी आइडिया ऑफ नैम, idea of NAM कि that you are providing an alternative world order, an alternative to what, an alternative to USA and USSR's world order। तो NAM जो है एक alternative system की बात कर रहा है। So this is the importance of NAM। ये ideas आज भी जो है हमारे बीच में relevant है। उसके अलावा if we talk about present time period, तो प्रेजेंट में जो है चेयरमैनशिप जो है अभी फिलहाल है युगांडा के पास। ये हो सकता है जो बच्चे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल फिलहाल में नैम का जो है प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो युगांडा है, 3 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, इन माय नोट्स अगेन मैंने जो है समिट्स जो है टेबल फॉर्मेट में मेंशन किए, जितने भी बाकी समिट्स हुए हैं नैम में। ये मैंने देखा था आई गेस सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि उन्होंने समिट्स ऑफ नैम भी पूछा था। तो आप जो है सारे समिट्स जो है यानी कि 1 से लेके अभी आई गेस ये प्रेजेंट 19th समिट है, 1 से लेके 19 समिट जितने भी हुए हैं मैंने सारे कंट्रीज को एक लिस्ट में मेंशन किया है। अगेन यू कैन एक्सेस माय नोट्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ हुआ था, कंपाला। तो यहाँ के जो डिक्लेरेशन है उसको क्या बोलते हैं, कंपाला डिक्लेरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते कि कंपाला डिक्लेरेशन वाज साइंड वेयर, सो इट वाज साइंड इन युगांडा। ठीक है, कंपाला एक सिटी है युगांडा में। एंड साउथ सुडान जो है वो बन गया है द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नैम, जो कि है द 121st मेंबर ऑफ नैम। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि दैट इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अब हम बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट की। वाई मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट, बिकॉज अभी किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, मल्टीपोलर चल रहा है। आइडिया बिल्कुल सेम है, आइडिया इसलिए सेम है कि आज भी जो है हम इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हैं, बट नाउ वी आर एक्टिवली अलाइनिंग विद कंट्रीज, यानी कि हमारी अलाइनमेंट यूएसए के साथ भी है, हम रशिया के साथ भी अलाइंड है, वी हैव पैक्ट्स विद जापान आल्सो, वी हैव पैक्ट्स विद साउथ कोरिया आल्सो, है ना। तो इस तरीके से वी आर एक्टिवली अलाइनिंग विद कंट्रीज ऑन डिफरेंट लेवल्स। हम जापान और साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। रशिया से टुडे आल्सो वी आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, यूएसए के साथ भी ऑटोमोबाइल, सर्विस सेक्टर, इन सब चीजों पे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वी आर अलाइनिंग विद मल्टीपल पावर्स। सो फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट वी हैव स्लोली मूव टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट। बट आज भी आइडिया ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो कि हमने शुरू किया था नैम से, वो आज भी इंटैक्ट है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इवन विद द चेंजिंग गवर्नमेंट वो ऑलमोस्ट सेम रही है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस जो है स्टूडेंट्स वो अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स विद नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा टॉपिक था नैम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, राइटिंग में भी आ सकता है, इवन इन सीयूईटी आल्सो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आप में से कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू मीट विद another interesting topic in another video. Till then, take care.